नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड ई पाठशाला में। मेरे साथ में आप इस लेक्चर में वर्णमाला को आज पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लेक्चरर एग्जाम, ए एग्जाम और UPSSC के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी में इससे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, या कोई भी आप एग्जाम ले लें उसमें वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। और ये आपको बहुत कठिन भी लगती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि हाँ, ये बहुत कठिन लगती है क्योंकि इसमें बहुत सारे आपको प्रकार मिल जाते हैं, स्वर के, व्यंजन के, और बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं जिसको कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन समाई रहती है और हमें पता नहीं चलता कि इसका असली सॉल्यूशन क्या है, और जिससे हम आसानी से इसको हम कर सकें। तो फिर आज के हम इस लेक्चर में बहुत ही अच्छे से इसको सीखेंगे और हम इसको जानेंगे कि हाँ, इसमें हम कितनी आसानी से इसको वर्णमाला के सभी क्वेश्चंस को हम कितनी आसानी से कर सकते हैं, और हमारे इसमें एक भी नंबर कटेंगे नहीं और बहुत ही आसानी से हम इसके क्वेश्चन सभी कर लेंगे। तो फिर इससे पहले जिन्होंने बहुत सारे मैंने टॉपिक करा रखे हैं, लगभग 24 लेक्चर हैं, जिन्होंने भी अगर इसके टॉपिक नहीं किए हुए हैं वो सभी वीडियोस को देख लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उन पे जा कर के उसके सभी टॉपिक्स देख सकते हैं। वर्णमाला इसमें देखिए बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को कन्फ्यूजन होने वाली है, तो इसलिए बहुत ही आराम से इसको समझिएगा। एक एक बातों को एक एक, अगर आपको नहीं समझ में आता है एक बार में तो इस वीडियो को ज़रूर दोबारा देखिएगा। इसमें मैं आपको सारी बातें बता दूंगा, जितनी भी चीज़ें आपकी एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, कोई भी चीज़ें आपकी इसमें नहीं छूटेंगी। ठीक, तो सबसे पहले जानते हैं वर्णमाला। वर्ण, वर्ण का कहाँ से आया, लिपि क्या होती है, और हमारी हिंदी जो भाषा है उसकी कौन सी लिपि में हम लिखी जाती है। तो देखिए, सबसे पहले लिपि, जैसे कि हम पहले ध्वनियाँ आई, सबसे पहले ध्वनि आई। क्या चीज़ें आई? ध्वनि। हमने अब ध्वनि क्या होती हैं, उन्हीं को ही वर्ण का मौखिक रूप कहा जाता है। वर्ण क्या है? अक्षर आपको जानते हैं। वर्ण का मौखिक रूप जो है ध्वनिक होता है, रूप। और यही ध्वनि बराबर किसकी होती है? वर्ण की होती है। अब वर्ण क्या है? वर्ण जो है ध्वनि का लिखित रूप है। जब हमारे आदि मानव थे उस टाइम पर भाई उनको जब बात करने की ज़रूरत महसूस हुई कि हाँ, अब हम कैसे बात करें, कैसे पता चले हमें, तो वो कुछ ध्वनि से बात करना शुरू किया। फिर जब कुछ लोगों को जो हमारे पास रहते थे वो तो इन ध्वनियों से समझ जाते थे, उनको इनको इससे समझ में आ जाता था, लेकिन जो हमारे जो पास में नहीं होते थे, निकट नहीं होते थे, वो जो हमारी ध्वनियों को नहीं सुन पाते थे, उनको कैसे समझाया जाए, उसके लिए हमने जो है वर्ण लाए। वर्ण क्या है? ध्वनि का लिखित रूप, जिसको हम लिख के फिर भेजा जाता था, और फिर उसके बाद में जो है वो हमारा उससे दूसरे व्यक्ति को भी पता चल जाता था कि उस व्यक्ति ने क्या कहा है। तो इस तरह से हम लोग अपने क्या करते थे, विचार का विनिमय जो है हम लोग करते थे दूरस्थ लोगों के साथ में, और दूर वाले लोगों को भी ये चीज़ें पहचान में आ जाती थी, समझ में भी आ जाती थी। अब जो है ध्वनि चिन्ह क्या होते हैं, देखिए ध्वनि चिन्ह जो है वही ध्वनि चिन्ह भी लिख के आता है कहीं कहीं पर, तो ध्वनि चिन्ह क्या है? वही वर्ण कहलाते हैं, वही जो होते हैं आपके वर्ण होते हैं। अब ध्वनि चिन्हों को भी लिपि भी कहा जाता है, ध्वनि चिन्ह लिपि भी कहलाते हैं। ध्वनि चिन्ह जो है वो लिपि भी आपके कहलाते हैं। लिपि जिस तरह से लिखी जाती है कोई भाषा, अब उसी में ही शब्दों में जिस रूप में वर्ण अक्षर लिखे जाते हैं उनको भी, इसकी अगर परिभाषा आपसे लिखने के लिए पूछता है तो जिस रूप में वर्ण या फिर अक्षर लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें लिपि कहा जाता है, उन्हें लिपि कहते हैं। अब यही लिपि हमारी किस तरह से हमारी यूज़ होती है? जो हमारी हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में हमारी देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। भिन्न देशों की भाषा तथा लिपि जो है भिन्न भिन्न होती है, लेकिन कभी कभी एक ही देश में अनेक भाषा और अनेक लिपियाँ भी प्रयोग में लाई जाती हैं। हिंदुस्तान जो है हमारा, वो एक क्या है, बहुत ही विशाल देश है, जिसमें क्या है, बांग्ला, मराठी, हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम और भी भाषाएं जो हैं यहाँ पर लिखी और बोली जाती हैं। और हिंदी हमारी जो है वो कौन सी है? हमारी कागजी राष्ट्रभाषा, जिसमें हमारे सारे
कार्य किए जाते हैं। हिंदी हमारी कागजी राष्ट्रभाषा है और इसी की लिपि जिस तरह से ये लिखी जाती है उसी को हम देवनागरी लिपि कहते हैं, देवनागरी लिपि कहा जाता है। ठीक, अब देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा को लिखा जाता है, ये चीज़ आपको पता चल गई। लिपि किसे कहते हैं ये आपको पता चल गया। ध्वनि किसे कहते हैं ये आपको पता चल गया। ध्वनि जो है वही वर्ण है, ये भी आपको समझ में आ गया कि वर्ण क्या होता है, ध्वनि का लिखित रूप, ध्वनि जो है वो आपका मौखिक रूप होता है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब इसके आगे बढ़ते हैं वर्ण। अब देखिए वर्ण जो है कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण जो है दो प्रकार के होते हैं। एक कौन सा, एक होता है हमारा स्वर, दूसरा होता है हमारा व्यंजन। अब दो प्रकार के वर्ण होते हैं हमारे वर्णमाला में, स्वर और व्यंजन। अब स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं हम, स्वर कहलाते हैं। और व्यंजन जो होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, ये आपके स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ये सभी आपके जितने भी होते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, अब इसके आगे बढ़ेंगे जब तो हम जानेंगे कि स्वरों के बारे में और व्यंजन के बारे में हम अब इसके आगे बढ़ते हैं स्वर। ठीक, देखिए स्वर को आपको मैंने बता दिया कि स्वर क्या कहलाते हैं, जब स्वर जो होते हैं स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। अब स्वरों की संख्या कितनी है हमारे हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं, टोटल हमारे 52 वर्ण हैं, जिसमें से हमारे संख्या जो है लिखिए संख्या, इसमें कुल स्वरों की संख्या कितनी है, 13 है। लेकिन आप देखेंगे स्वर की संख्या कितनी है, 11। एक्चुअल में कहा जाता है कि वो 11 है। अब वो कैसे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। मूल स्वर आपसे पूछे जाते हैं कि मूल स्वर कितने हैं, वो 4 हैं। कौन कौन से हैं, आ, ई, ऊ और री जो हैं ये आपके मूल स्वर हैं। ठीक, इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद में बाकी जो स्वर बचते हैं, अब स्वर कितने हैं आपके, देखिए 13 कौन कौन से हैं, इनको जान लीजिए, आप पहचान लीजिए कौन कौन से हैं। आ, ई, ऊ, बड़ा ऊ और री। उसके बाद में ए और ए, फिर ओ और औ, अंग, आह। ये हमारे टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये टोटल आपके 13 स्वर हो गए। ठीक, अब इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब 13 स्वर होते हैं यहाँ पर लिखा है, लेकिन 11 स्वर कौन से हो गए, जब भी आपके एग्जाम में आएगा तब उस जगह पर आप क्या टिक लगाएंगे कि हमारे कितने स्वर होते हैं, वो 11 होते हैं। क्योंकि इसमें जो अंग और आह हैं इन दोनों को हम स्वर की गिनती में नहीं रखते हैं, इनको एक अलग ही कैटेगरी लगा दी जाती है। क्यों, क्योंकि ये जो जब भी प्रयोग में आते हैं तो ये है हमारे अंग और आह, ये हमारे दोनों तरीके से प्रयोग होते हैं। जब ये हमारे स्वरों के साथ में होते हैं तो ये हमारे व्यंजन की तरह भांति प्रयोग होते हैं, और जब ये हमारे स्वर में व्यंजन में आते हैं तो ये हमारे स्वर की तरीके से प्रयोग होते हैं। इसलिए इनको दोनों को हमारे क्या कह दिया गया, अयोग वाह कहा गया। इन दोनों को अयोग वाह कहा गया, अंग और आहा को। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये चीज़ नहीं आते स्वर में, इसलिए इनके स्वरों की संख्या हमारी कितनी हो गई, 11 हो गई। अब देखिए अयोग वाह क्यों कहते हैं इनको अयोग वाह, इनको इसलिए कहा जाता है कि अंग जो है, जैसे ये होता क्या है असली में इस तरह से होता है, ये जो है ये है, लेकिन इसको बोलने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, आ की आवश्यकता पड़ती है। इसी तरीके से आह जो है ये हमारा है। अब इसमें होता ये किस तरीके से, ये होता है हमारा आह, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, किसकी, आ की ज़रूरत पड़ती है बोलने के लिए। तो फिर इसलिए इसमें हमारा क्या है, जो हमने डिफिनीशन बताई आपको, क्या बताई डिफिनीशन, कि व्यंजन जो होते हैं उनको स्वर को बोलने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है। इसमें देखिए अब इसमें जब हमें स्वर की आवश्यकता हो रही है यानी कि ये व्यंजन की तरह काम कर रहा है। लेकिन जब आप यही इसी का अंक और आह को जो है हम किसी भी व्यंजन के साथ में लगाते हैं, जैसे का लगाएंगे कंक, और इसी तरह से लगाएंगे हम किसी और भी शब्द में,
तो उसमें हम जो है आहा लगाएंगे तो ये भी लग जाएगा। तो इस जगह पर बोलने में हमें क्या होगा, इस जगह पर हमारा यह व्यंजन में जो है एक तरीके से स्वर की तरह भांति प्रयोग होंगे इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, इनको अयोगवाह कहा जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये चीज़ जो है ये बार बार पूछे भी जाते हैं बहुत बार कि हाँ अयोगवाह कौन से होते हैं, तो आप बता देंगे हमारे दो शब्द हैं कौन कौन से, अंग और आहा जो हैं वो हमारे अयोगवाह हैं। अब इसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो हमारे स्वरों की मात्रा पूछी जाती है, कौन कौन सी स्वरों की मात्रा है। जहाँ तक आप लोगों को ये उम्मीद है कि ये पता भी होगा, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कि देखिए कौन कौन सी आ की मात्रा कोई नहीं होती है, बड़े आ की मात्रा ये होती है। ठीक, कलर चेंज कर लें आपको समझ में आएगा। ई की मात्रा क्या होती है, ये छोटी ई की मात्रा होती है, और बड़ी ई की मात्रा इधर से लगती है, छोटा ऊ की मात्रा इधर से लगती है, बड़ा ऊ की मात्रा इधर से लगती है। ठीक, और री की मात्रा इधर से नीचे लगती है। फिर ए की मात्रा एक डंडी जहाँ होगी वहाँ ए की मात्रा, जहाँ दो डंडी आ जाएंगी वहाँ ए की मात्रा। ओ की मात्रा आपको पता है, औ की मात्रा आपको ये जो है सामने दिखती ही है। और अंग और की मात्रा कौन सी होती है वो मैंने आपको बता दिया, एक तो ये वाली होती है, दूसरी चंद्र बिंदु भी इसकी जगह पर इस्तेमाल की जा सकती है। इसको क्या कहा जाता है, अनुस्वार कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है, इसको चंद्र बिंदु कहा जाता है, चंद्र बिंदु बोला जाता है। और इसकी मात्रा जो है वो हमारी ये हो गई। ये इस तरीके से आपके सारे स्वरों की मात्राएं हो जाती हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ स्मरण वाले तथ्य हैं उनको याद जरूर रखिएगा। जैसे कि देखिए ये बड़े आ की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा, ओ की मात्रा और उसके बाद औ की मात्रा और ये आह जो है आपका, ये सारी मात्राएं जो हैं ये कहाँ से लगती हैं, ये सब वर्ण के पीछे लगती हैं, वर्ण के पीछे लगती हैं। ठीक, फिर उसके बाद में दूसरा नंबर जो है उसमें देखिए ये वाली मात्रा जो है ये वर्ण के, छोटी ई की मात्रा वर्ण के पहले लगती है, चीज़ को ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद तीसरा छोटे ऊ, बड़े ऊ और उसके बाद में री, ये सारी मात्राएं जो हैं आपकी कहाँ पर लगती हैं, वर्ण के नीचे लगती हैं, मात्रा वर्ण के नीचे लगती हैं, वर्ण के नीचे लगेंगी ये सभी। और उसके बाद में जो ए ओ ये मात्राएं और चंद्र बिंदु जो हैं ये सब मात्राएं वर्ण के ऊपर लगती हैं। और जब भी कोई भी शब्द की शुरुआत में स्वर होगा तो वह अपने वास्तविक रूप में प्रयोग होगा। शुरुआत में जब स्वर होगा, शुरुआत में स्वर होगा तो फिर वह अपने वास्तविक रूप में होगा, वास्तविक रूप में प्रयोग किया जाएगा। ठीक, जब भी शुरुआत में आएगा स्टार्टिंग में कोई भी स्वर तो उस जगह पर वह वास्तविक रूप में प्रयोग किया जाएगा, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आगे जानेंगे। देखिए अब इसके बाद में स्वरों का वर्गीकरण, जो ये बहुत बार पूछा जाता है, कितने कितने प्रकार के स्वर होते हैं। बहुत तरीके से अलग अलग तरीके से स्वरों को बांटा गया है। जैसे कि आप जब भी बात करेंगे तो होगा क्या, उत्पत्ति के आधार पर, जीवा के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर, मात्रा के आधार पर, स्थान पे आधार पर, जीवा के आधार पर, इन सभी प्रकारों से आपके स्वरों को बांटा गया है। कौन से स्वर, जितने भी आपके 11 स्वर हैं उन्हीं को बांटा जाएगा बार बार। ठीक, अब इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं। जैसे कि सबसे नंबर 1 पे आता है क्या, स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, उत्पत्ति के आधार पर। जब उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करते हैं तो कौन कौन से होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का 2 प्रकार के होते हैं। एक कौन से, एक मूल स्वर होते हैं, दूसरे संधि स्वर होते हैं। संधि स्वर को जो है वो हम अन्य बहुत सारे नामों से जानते हैं, जैसे दीर्घ स्वर, गुरु स्वर और संधि स्वर। ये सब हमारे जो हैं कौन से हो गए, 2 प्रकार के, एक ये और दूसरा ये प्रकार हमारा उत्पत्ति के आधार पर। अब मूल स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं, मूल स्वर जो हैं हमारे 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आ, ई छोटी ई और ऊ और उसके बाद री, ये हमारे मूल स्वर होते हैं। ठीक, अब इसके बाद में संधि स्वर जो होते हैं, संधि स्वर जो स्वर देखिए मूल स्वर हो गए, फिर जो स्वर मूल स्वर
के आपस में जोड़ने से बनते हैं अथवा स्वरों के योग से बनते हैं, उन्हें संधि स्वर कहा जाता है, दीर्घ स्वर या गुरु स्वर कहा जाता है। ठीक, अब जैसे इसमें आप देखिए कि इसमें दो तरीके के, अब संधि स्वर में आपके दो तरीके के होते हैं, या दीर्घ स्वर कह लीजिए या संधि स्वर कह लीजिए, इसमें दो प्रकार के उनके भी भेद होते हैं। एक कौन सा, मूल दीर्घ स्वर, और दूसरा क्या होता है, संयुक्त स्वर होता है। अब मूल दीर्घ स्वर जो हैं कौन कौन से होते हैं, हमारे आ, ई और ऊ जो है ये हमारे मूल दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक, और उसके बाद में संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं हमारे ए उ और ओ, ये सब हमारे कौन से हैं, ये हमारे संयुक्त स्वर होते हैं। देखिए अब इसमें आप समझ लीजिए कौन कौन से, जैसे कि उत्पत्ति के आधार पर हैं तो इसमें हमारे कौन कौन से हो गए, दो प्रकार के हो गए। एक हमारा कौन सा हो गया, लघु, आपको बताया हमने, या फिर उनको मूल स्वर भी कह सकते हैं, ये दोनों नामों से जाने जाते हैं। कौन कौन से बताए, चार बताए हमने, आई, ई और उ और री, ये चार हमने आपको बताए। अब इसके बाद में जो हमारे कौन कौन से हुए, संधि स्वर, संधि स्वर और या फिर स्वर, ठीक, या फिर इनको दीर्घ स्वर भी कहते हैं, दीर्घ स्वर। अब इनमें कौन कौन से हैं, आ, ई, बड़ा ऊ और उसके बाद ए और ए, ओ और ओ, ये सभी आपके कौन से हो गए, ये सभी होते हैं आपके संधि स्वर होते हैं। अब देखिए इसमें जो हैं हमारे कौन कौन से होंगे, दो प्रकार के इसके भी होते हैं, कौन कौन से, एक कहा जाता है सजातीय, संधि स्वर दो प्रकार के होते हैं, एक सजातीय जिनको हम कहते हैं मूल दीर्घ, जो हमने अभी आपको इससे पहले बताया, ये देखिए ये मूल दीर्घ, और संयुक्त स्वर इनको सजातीय भी कहा जाता है, संयुक्त स्वर जो होते हैं उनको विजातीय भी कहा जाता है, संयुक्त स्वर। ये आपका जैसे एक तरीके से ग्राफ टाइप का बन गया, विजातीय, ठीक, विजातीय स्वर भी कहलाते हैं। अब इसके बाद में अब इन्हीं स्वरों से, जो ये आपके मूल स्वर हैं चार, इन्हीं स्वरों से ये आपके संधि स्वर और दीर्घ स्वर भी बनते हैं। कैसे कैसे, कौन कौन से, देखिए जब छोटा और बड़ा मिलाएंगे तो ये हमारा बड़ा बन जाता है, और ई और प्लस छोटी ई दोनों दो बार मिलती हैं तो बड़ी ई बन जाती हैं, और ऊ प्लस छोटा ऊ दोनों बार मिलते हैं तो ये बड़ा ऊ बन जाते हैं। अब ये जो हैं आपके तीनों, ये तीनों आपके कौन से हो रहे हैं, देखिए इसमें क्या है, इस चीज़ को ध्यान रखिए कि ये अभी आपके सभी जो है एक ही जैसे सजाती हैं, दोनों आ और आ जब आपके मिल रहे हैं तो ये मतलब एक ही तरीके के हैं, तो ये आपके हो गए क्या, सजातीय स्वर। जब सजातीय स्वर हो जाते हैं तो उस जगह पर ये, इसको क्या कहा हमने, इनको सजातीय स्वर कहा या मूल दीर्घ स्वर कहा। इसमें आपके ये सजातीय एक ही जैसे आ और आ मिलकर के बड़ा आ बना रहे हैं, और इसी तरीके से ई और ई मिलकर क्या बना रहे हैं, बड़ी ई बना रहे हैं, और छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बना रहे हैं। ठीक, तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी अच्छे से। इसमें देखिए अब इसके बाद में आगे अगर हम देखेंगे, और सर जो ये सब आपके बन गए तीन, उसके आगे और बढ़ते हैं, आगे देखेंगे हम तो हमारे में आता है आ और ई जुड़ जाता है। अब इन सबको बहुत ध्यान से देखते रहिएगा, ये क्या बनते हैं, ए बन जाता है। यही आपके अभी संधि जब इसके बाद में हम पढ़ाएंगे आपको, तो इसमें संधि में आपको ये सभी काम आएंगे। ठीक, और उसके बाद में आ और ऊ जब मिलते हैं तब ये क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। ठीक, उसके बाद में ओ और प्लस आ जो हो जाते हैं वो दोनों मिलकर के ओ बन जाते हैं। ठीक, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये सभी चीज़ें ज़रूरी हैं आपको ध्यान रखना। ठीक, फिर उनको कहा जाएगा विजातीय स्वर कहा जाता है, विजातीय स्वर कहा जाएगा। ठीक, इनको ध्यान रखिएगा, ये पूछे भी जाते हैं बहुत बार। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे आता है हमारा उच्चारण बल के आधार पर स्वरों के भेद। उच्चारण बल के आधार पर स्वर जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, हास्य स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, तीसरा होता है हमारा कौन सा, प्लुत स्वर। अब देखिए इसमें कौन कौन से होंगे, हास्य स्वर कौन से कहलाते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे, उच्चारण बोलने में कम समय लगता है
उनको क्या कहेंगे, हास्य स्वर कहा जाएगा। अब इसको लघु स्वर भी कहा जाता है या मूल स्वर भी इनको कहा जा सकता है। ठीक, ये कौन कौन से होते हैं, आ, ई, उ और री, ये आपके कौन से होते हैं, ये आपके हास्य स्वर होते हैं। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो दीर्घ स्वर, जिन स्वरों को बोलने में दो गुना स्वर, जिन स्वरों को उच्चारण करने में या बोलने में 2 गुना समय लगता है, 2 गुना समय, किससे, हास्य स्वर से 2 गुना समय लगेगा, उनको क्या कहा जाएगा, उनको कहते हैं हम दीर्घ स्वर कहा जाता है। कौन कौन से हैं, अभी हमने आपको बताया, आ हो गया, ई हो गया, उ हो गया, ए हो गया, ए हो गया, और उसके बाद ओ हो जाता है और औ हो जाता है। ये सभी आपके क्या होंगे, ये सभी आपके दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक, इनको बोलने में, इनको सबको देखिए, ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी और ज़्यादा तब जब आप इन सभी का प्रैक्टिकल करेंगे। जब प्रैक्टिकल कर करके इनको आप बोल बोल के देखेंगे, सीखेंगे, तो उसमें आपको ज़्यादा समय समझ में आएगा अच्छे से। जैसे कि आ बोलते हैं तो ये आ जरा सा समय लगा, आ, इसमें आप देखेंगे कि हमें ज़्यादा समय लग रहा है, 2 गुना समय लग रहा है। इसी तरह ई तुरंत बोल दिया जाता है, ई डबल समय लगता है इससे ज़्यादा बोलने में, ऊ और ऊ। इसी तरीके से ए ओ ये सभी बोलने में आपको समय इन चारों से ज़्यादा लगेगा, 2 गुना समय लगेगा। तो इस जगह पर ये क्या हो गए, आपके दीर्घ स्वर हो गए। हिंदी की आपको खासियत मैंने बहुत अच्छे से बताई है कि इसमें जो है सबसे अच्छी चीज़ बात ये होती है कि जो चीज़ें जहाँ पर जैसी बोली जाती हैं और जिनका जो नाम रखा गया है उसी तरीके से उनका भी परिभाषा आपको समझ में आ जाएगी। नाम ही अगर अक्षर आप से सही से समझ लेते हैं कि उसका क्या मतलब होता है। ठीक, अब उसके बाद में आता है तीसरा नंबर प्लुत स्वरों का। प्लुत स्वर कौन से होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगेगा। इसमें दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय अगर लगता है तो वो हमारे प्लुत स्वर कहलाते हैं। अब प्लुत स्वर का काम क्या होता है, किसी को पुकारने के लिए पुकारने में इनका प्रयोग होता है। ठीक, अब इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि इसको किसी को भी पुकारने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब कैसे पुकारेंगे, जैसे भी कोई भी चीज़ें आपने रे लगा के, हेब लगा के पढ़ा होगा, सुना होगा, तो इस तरीके से इनका जो है प्रयोग किया जाता है कि हाँ ये जो है इस प्रकार से इनको बुलाने में प्लुत स्वरों का प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक, प्लुत स्वर हो गए। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, इसमें हमारा 3 गुना समय लगेगा। 3 गुना भी कहीं कहीं किताबों में आपको प्लुत स्वर में लिखा हुआ मिल जाएगा कि प्लुत स्वर में आपको 3 गुना समय लगता है, पुकारने में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपने रे मोहना मान लीजिए हो गया, या फिर आपने मो और इस तरह से निशान लगा हुआ देखा होगा, मोहन। ठीक, इस तरह से निशान लगा हुआ देखेगा तो ये जो निशान लगा है ना ऐसे करके, तो ये चीज़ जो है आपका, इसका मतलब होता है कि इसको हमें लंबा खींचना है, तो ये आपका क्या होता है, प्लुत स्वर कहलाता है। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे, आगे जीभ के प्रयोग के आधार पर होता है। जीभ के प्रयोग के आधार पर हमारे कौन कौन से भेद हैं, जीभ के प्रयोग के आधार पर हमारे 3 प्रकार से बटे होते हैं। कौन कौन से, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। मतलब कि हमारी जो जीभ है, जैसे कि आप मान लीजिए ये जीभ है आपकी। ठीक, अब जीभ में आगे भाग से यहाँ से जो बोला जाएगा उसको अग्रस्वर कहलाएगा। इसी तरीके से ये जीभ है आपकी, तो मान लीजिए उसके मध्य भाग से जहाँ बोला जाएगा तो ये आपका मध्य स्वर कहलाएगा। और जो लास्ट में आपका इस जगह से बोला जाएगा, जो स्वर बोलने में यहाँ पर आपकी वो ताकत लगेगी, उनको क्या कहा जाएगा, पश्च स्वर कहलाया जाएगा। जैसे कि देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग प्रयोग में होता है उन्हें अग्र स्वर कहलाते हैं। कौन कौन से, आप इनको बोल के देखिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इसमें कहाँ वाइब्रेशन आपको फील हो रहा है। इन स्वरों को आप जब बोलेंगे तो आपको जीभ के आगे भाग में आपको वाइब्रेशन फील होगा। आँखें बंद करके ज़रा सा समझ के देखिएगा, आराम से आपको ये समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद में मध्य स्वर देखिए, मध्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग का प्रयोग होता है उसको मध्य स्वर कहते हैं। मध्य भाग का प्रयोग आ बोलने में होता है। इसमें देखिए ई बोलेंगे तो आपको आगे
जीभ के आगे भाग में वाइब्रेशन समझ में आएगा। फिर उसके बाद आ बोलेंगे तो बीच में समझ में आएगा। आ जो बोलेंगे बड़ा और ऊ और बड़ा ऊ और ओ और औ बोलेंगे जब, तो इसमें आपको जबान के आखिरी में वाइब्रेशन समझ में आएगा। तो ये चीज़ जो है आपके पश्च भाग से बोली जाती है। जिन स्वरों के उच्चारण में पिछला भाग प्रयोग में आता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। ठीक, अब इन चीज़ों को ये ना कहिएगा बोलते रहेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं 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 मेरे तो पिछले भाग में पश्च भाग में वाइब्रेशन पता ही नहीं चल रहा हमें। तो अगर नहीं पता चल रहा तो उसको आपको पता लगवाना पड़ेगा, तभी आप उसको सही ढंग से बोल रहे हैं, तभी आपको पता चलेगा। ठीक, फिर उसके बाद में अगला आता है ओठों के आकार स्थिति के आकार पर। ओठ की स्थिति के आधार पर इसके स्वरों के भेद जो होते हैं होठों की स्थिति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। किसको क्या कहा जाता है? आवृतमुखी और व्रतमुखी, दो तरीके से होते हैं। जैसे आवृतमुखी स्वर कौन कौन से होंगे? जिन स्वरों की स्थिति से, जिन स्वरों को बोलने में हमारे होठों की स्थिति जो है वो गोलाकार नहीं होगी, गोलाकार नहीं होती, उनको हम क्या कहते हैं? आवृतमुखी कहते हैं। कौन कौन से हैं? आ ई। जब इनको बोलेंगे तो आपके होठों की आकृति जो है वो क्या होगी? आपकी गोलाकार नहीं होगी। तो ये सभी आपके कौन से स्वर हो गए? आवृतमुखी। व्रतमुखी कौन से होंगे? जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में होठों की स्थिति गोलाकार हो जाएगी, गोलाकार होती है, उनको क्या कहा जाता है? व्रतमुखी कहा जाता है स्वर। जैसे ऊ, आप इसको बोल के भी देख लीजिएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। ओ और औ, जब इसको बोल बोल के आप देख के समझेंगे, जब इसको पढ़ रहे हैं आप, इसको बोल बोल के आप देखते जाइए, आपको अपने आप से इसको समझ में आता जाएगा, कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी और एग्ज़ाम में आराम से इसको बोल कर ही आप देख समझ सकते हैं कि कौन सा कहाँ पे क्या चीज़ें हैं। फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। आगे आता है हमारा क्या है? आगे आता है जीवा की ऊंचाई के आधार पर। जीवा की ऊंचाई के आधार पर हमारा विवृत होता है, अर्धविवृत होता है, अर्ध संवृत होता है और संवृत होता है। कि जीवा की ऊंचाई कितनी होगी उसके हिसाब से विवृत विवृत जो है, विवृत में हमारा आ आता है, अर्धविवृत में जो आते हैं हमारे ए, ओ और छोटा आ भी आते हैं। फिर उसके बाद अर्ध संवृत में कौन से आते हैं? ए आता है और ओ आता है। और उसके बाद संवृत में ई, बड़ी ई, ऊ और री, ये सभी आपके जो हैं संवृत में आते हैं। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार ज़्यादा पूछे जाने वाले आपके क्वेश्चन हैं। विवृत, अर्धविवृत और अर्ध संवृत और संवृत, ये चीज़ें जो हैं जीवा की ऊंचाई के आधार पर बहुत बार ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि कौन से स्वर कहाँ पर आते हैं। फिर आगे बाद में आता है स्वरों का स्थान। देखिए ये स्वर कहाँ कहाँ से बोले जाते हैं हमारे मुख्य स्थानों से, उनके बारे में भी बार बार पूछा जाता है कि कोई भी वर्ण जैसे आ और आ जो है ये हमारा कहाँ से बोला जाता है? कंठ से। कंठ जानते होंगे, गला, गला से, गले से आपका जो है ये आपका क्या, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? आ और आ का कंठ होता है। इसको समझने के लिए जब आप जैसे आ और आ बोल रहे हैं तो गले पे हल्का सा एक उंगली को रखेंगे, उस जगह पर आपको फिर जब देखेंगे तो आपको वाइब्रेशन इसमें समझ में आएगा कि आ और आ बोलने पर कंठ में आपका वाइब्रेशन हो रहा है। तो इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है, कंठ से होता है। ठीक, फिर ई और ई जो है, ई का स्थान क्या होता है? तालव्य से होता है, तालु से होता है। ठीक, तालु से होगा इसका ई और ई का स्थान। और ऊ और ऊ, बड़ा ऊ जो है उसका स्थान क्या होता है? ओष्ठ। ओष्ठ मतलब होठों से होता है। तालुव्य मतलब क्या होता है? तालु मतलब जीभ से होता है, जबान से। और उसके बाद री जो है, री होता है हमारा मूर्धन्य। मूर्धन्य क्या है? मूर्धा, मूर्धा से होता है। फिर उसके बाद में ए और ए जो है इसका कंठ तालव्य, मतलब कि गला कंठ से, और उसके बाद में तालु, इन दोनों का स्थान जब लगेगा तब इस जगह पर आपका ये क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य हो जाता है। ओ और औ जो है वो कंठ्योष्ठ होता है। इसमें क्या होगा? आपका कंठ
एवं ओष्ठ, इन दोनों की सहायता आपको, होंठ की दोनों की सहायता लेनी पड़ेगी, तब ये जो है आपका ओ और औ को बोल पाएंगे आप। कंठोष्ठ होता है। मूर्धन्य जो होता है वो कहाँ होता है, अब ये चीज़ें पूछेंगे। ठीक, अब मूर्धन्य जो है वो आपके मुंह में जहाँ पर जबान लगती है आपका, उस जगह को मूर्धन्य कहा जाता है। जैसे कि आप री बोलेंगे तो जब टा बोलते हैं, जिस जगह टा लगने पर जो है आपका जबान लग रही है, उस जगह पर ही आपकी जो जबान है वो री बोलने पर भी लगती है, और उसी स्थान को आपका मूर्धन्य कहा जाता है। ठीक, ये चीज़ें थी। अब इस वीडियो में मैंने आपको पूरा कंप्लीट जो है स्वरों से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको सभी बता दी हैं। इसके बाद में आप व्यंजन को बताएंगे। जो भी चीज़ आपको नहीं अगर इसमें समझ में आई हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट में मैं उसको आपको जो है व्यंजन में भी आपको इसको बता दूंगा, उसको क्लियर कर दूंगा, जिसमें आपके सभी चीज़ें वर्णमाला से संबंधित सारी चीज़ें डाउट आपके क्लियर हो जाएं। ठीक, तो मिलेंगे आपके अगले वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, कुछ लोगों को शेयर जरूर करिए। नमस्कार, धन्यवाद।